चैप्टर 16 सीखने की कविता। समय बीतने को भूलने के लिए आपको खुली हवा में, गर्म जलवायु में, कम से कम कपड़ों के साथ रहना होगा। आपको अपना खाना खुद इकट्ठा करना और पकाना होगा। फिर कुछ समय बाद, अगर आपके पास सभ्यता से जुड़ने के लिए कोई विशेष बंधन नहीं है, तो प्रकृति आपके लिए वही करना शुरू कर देगी जो वह जंगली लोगों के लिए करती है। आप पहचान लेंगे कि किताबों या अखबारों, पत्रों या बिलों के बिना भी खुश रहना संभव है। आप प्रकृति में नींद की भूमिका को पहचान लेंगे। द्वीप पर 1 महीने के बाद आपने डिक को कभी जीवन और गतिविधि से भरा हुआ देखा होगा। बटन को तारों की जड़ खोदने में मदद करते हुए या कुछ और करते हुए, तो कभी कुत्ते की तरह सोने के लिए मुड़े हुए। एमिलिन भी वैसी ही थी। गहरी और लंबी नींद में खो जाना, अचानक जागना, शुद्ध हवा और चमकदार रोशनी की दुनिया में, चारों ओर रंगों की मस्ती। प्रकृति ने वास्तव में इन बच्चों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। कोई भी उन्हें प्रयोगात्मक मूड में ये कहते हुए देख सकता है, मुझे सभ्यता की इन कलियों को अपनी नर्सरी में वापस लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे क्या बनेंगे, वे कैसे खिलेंगे और इसका अंत क्या होगा। जैसे ही एमिलिन नॉर्थम्बरलैंड से अपना कीमती बक्सा लेकर आई थी, डिक ने भी अपने साथ एक छोटा सा लिनन बैग लाया था जो हिलाने पर खनकता था। उसमें मार्बल थे, छोटे जैतून हरे रंग के मार्बल और विभिन्न रंगों के मध्यम आकार के मार्बल, शानदार रंगीन कोर वाले कांच के मार्बल, और एक बड़ा पुराना दादा मार्बल जो खेलने के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी पूजा करने के लिए कम नहीं था, एक भगवान मार्बल। बेशक जहाज पर कंचों से नहीं खेला जा सकता, लेकिन उनके साथ खेला जा सकता है। डिक को यात्रा के दौरान वे बहुत आरामदेह लगे थे। वो उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से जानता था और वो उन्हें अपने पलंग के गद्दे पर फैलाकर लगभग हर दिन देखता था, जबकि एमिलिन देखती रहती थी। एक दिन मिस्टर बटन ने देखा कि डिक और लड़की पानी के किनारे रेत के एक सपाट, सख्त टुकड़े पर एक दूसरे के सामने घुटने टेके हुए हैं। वे ये देखने के लिए टहलते हुए आए कि वे क्या कर रहे हैं। वे कंचे खेल रहे थे। वो अपने हाथों को जेबों में डाले और पाइप को मुंह में दबाए खेल को देखते हुए और उसकी आलोचना करते हुए खड़ा था। इस बात से प्रसन्न था कि बच्चे खुश थे। फिर वो खुद भी खुश होने लगा और कुछ ही मिनटों में वह अपने घुटनों पर बैठकर हाथ थामने लगा। एमिलिन, एक खराब खिलाड़ी और एक उत्साहहीन, उसके पक्ष में पीछे हट गई। उसके बाद उन्हें साथ खेलते देखना आम बात थी। बूढ़ा नाविक घुटनों के बल बैठा रहता, एक आंख बंद करके, और अपने सींग वाले अंगूठे की कील पर एक कंचा रखकर निशाना साधता। डिक और एमिलिन ये सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करते कि वह निष्पक्ष खेल रहा है। उनकी तीखी आवाज़ें नारियल के पेड़ों के बीच गूंजती थीं और चिल्लाती थीं, नकल डाउन पैडी, नकल डाउन। वो उनके सभी मनोरंजनों में एक व्यक्ति की तरह शामिल होता था। बड़े और दुर्लभ अवसरों पर एमिलिन अपना कीमती बक्सा खोलती, उसमें रखी चीजें फैलाती और चाय पार्टी देती। बटन अतिथि या अध्यक्ष के रूप में कार्य करते, जैसा कि मामला हो सकता था। क्या आपकी चाय आपकी पसंद की है, मैडम? वह पूछता, और एमिलिन अपने छोटे से कप से घूंट भरते हुए हमेशा जवाब देती, एक और चीनी का टुकड़ा, अगर आप चाहें, मिस्टर बटन, जिसके जवाब में रूढ़िवादी उत्तर आता, 1 दर्जन ले लीजिए और स्वागत है, और अपनी पसंद के हिसाब से एक और कप। फिर एमिलिन काल्पनिक पानी में चीजों को धोती, उन्हें वापस डिब्बे में रख देती, और हर कोई अपनी कंपनी के शिष्टाचार को भूल जाता और फिर से काफी स्वाभाविक हो जाता। क्या तुमने कभी अपना नाम देखा है, पैडी? डिक ने एक सुबह पूछा। मुझे देखा कौन सा? आपका नाम? अरे, मुझसे सवाल मत पूछो, दूसरे ने जवाब दिया। मैं अपना नाम कैसे देख सकता हूँ? डिक ने कहा, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह दौड़कर एक बेत का टुकड़ा ले आया, और 1 मिनट बाद नमक सफ़ेद रेत पर वर्तनी और सूरज के सामने ये अशुभ अक्षर दिखाई दिए। बटन, विश्वास करो, और यह एक चतुर लड़का है, मिस्टर बटन ने प्रशंसापूर्वक कहा, जैसे ही वह नारियल के पेड़ के खिलाफ आराम से झुका और डिक के काम पर विचार किया। और यह मेरा नाम है ना? इसमें कौन से अक्षर हैं? डिक ने उनकी गिनती की। मैं तुम्हें भी यह करना सिखाऊंगा, उसने कहा। मैं तुम्हें अपना नाम लिखना सिखाऊंगा, पैडी। क्या तुम अपना नाम लिखना चाहोगे, पैडी? नहीं,
दूसरे ने उत्तर दिया, जो केवल शांति से अपना पाइप पीना चाहता था, मेरा नाम मेरे लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन डिक बचपन की भयानक अथक मेहनत के साथ निराश नहीं हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण मिस्टर बटन को खुद के बावजूद स्कूल जाना पड़ा। कुछ ही दिनों में वह रेत पर कुछ हद तक ऊपर बताए गए पात्रों को चित्रित करने में सक्षम हो गया, लेकिन बिना किसी प्रेरणा के। डिक और एमिलिन उसके दोनों ओर थे, जो गलती के डर से बेदम थे। अगला कौन सा? पसीने से तरबतर मुंशी ने पूछा। उसके माथे से पसीना बह रहा था। अगला कौन सा? और जल्दी करो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। एनएन, ये सही है। ओह, आप इसे टेढ़ा बना रहे हैं। ये सही है, वहाँ। ये सब अब वहाँ है। हुर्रो हुर्रो। विद्वान अपनी पुरानी टोपी को अपने नाम पर लहराते हुए उत्तर देता, और हुर्रो नारियल के बाग की गूंज का उत्तर देता, जबकि चट्टान पर चक्कर लगाती हुई गर्ल्स की दूर से आती हुई धीमी हाय हाय नीले लेगून के ऊपर से आती, मानो कार्य की स्वीकृति और प्रोत्साहन में भूख बढ़ाने से आती है। बचपन का सबसे सुखद मानसिक व्यायाम अपने बड़ों से सीखना होता है। एमिलिन ने भी इसे महसूस किया। एक दिन वो डरपोक तरीके से भूगोल की क्लास में गई। उसने सबसे पहले अपना छोटा सा हाथ अपनी सहेली की बड़ी सींगदार मुट्ठी में डाला। मिस्टर बटन, अच्छा प्रिय, मैं भूगोल जानता हूँ। और वह क्या है? मिस्टर बटन ने पूछा। ये सुनकर एमिलिन एक क्षण के लिए अचंभित रह गई। यही वह जगह है जहाँ स्थान है, उसने अंततः कहा। कौन सी जगह है? उसने पूछा। हर तरह की जगहें, एमिलिन ने जवाब दिया। मिस्टर बटन, क्या है डार्लिंग? क्या आप भूगोल सीखना चाहेंगे? मैं सीखने का इच्छुक नहीं हूँ, दूसरे ने जल्दी से कहा। किताबों से जो कुछ वे रखते हैं, उसे सुनकर मेरा सिर घूमने लगता है। पैडी, डिक ने कहा, जो उस दोपहर ड्राइंग में बहुत अच्छा था। यह देखो। उसने रेत पर निम्नलिखित चित्र बनाए। चित्रण, हाथी का खराब चित्र। वह एक हाथी है, उसने संदेहपूर्ण स्वर में कहा। मिस्टर बटन ने बड़बड़ाया, और यह आवाज़ किसी भी तरह से उत्साहपूर्ण सहमति से भरी नहीं थी। कार्यवाही में एक ठंडक छा गई। डिक ने धीरे धीरे और अफसोस के साथ हाथी को पोंछा, जबकि एमिलिन निराश महसूस कर रही थी। फिर अचानक उसका चेहरा साफ हो गया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान आ गई। एक उज्ज्वल विचार उसके दिमाग में आया था। डिकी, उसने कहा, हेनरी 8 को बनाओ। डिक का चेहरा चमक उठा। उसने रेत साफ की और निम्नलिखित आकृति बनाई। लेस देन, ग्रेटर देन, //। वो हेनरी 8 नहीं है, उसने समझाया, लेकिन वह 1 मिनट में आ जाएगा। डैडी ने मुझे उसे कैसे बनाना है ये दिखाया। जब तक वह अपनी टोपी नहीं पहन लेता, तब तक वह कुछ भी नहीं है। उसकी टोपी पहनाओ, उसकी टोपी पहनाओ। एमिलिन ने विनती की, रेत पर आकृति से मिस्टर बटन के चेहरे की ओर बारी बारी से देखते हुए, उस प्रसन्न मुस्कान की प्रतीक्षा करते हुए जिसके साथ उसे यकीन था कि बूढ़ा आदमी महान राजा का स्वागत करेगा जब वह अपने पूरे गौरव के साथ प्रकट होगा। फिर डिक ने बेत के एक ही वार से हेनरी को टोपी पहना दी। L, लेस देन, ग्रेटर देन, //। अब कोई भी चित्र उनकी भिक्षु शिकार की महिमा से अधिक मेल नहीं खा सकता था, जो कि एक बेत के एक प्रहार से बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। फिर भी श्री बटन अविचल रहे। मैंने ये श्रीमती सिम्स के लिए किया था, डिक ने अफसोस के साथ कहा, और उन्होंने कहा कि यह उनकी छवि थी। शायद टोपी काफी बड़ी नहीं है। एमिलिन ने अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए तस्वीर को देखा। ये सही लग रहा था, लेकिन उसे लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मिस्टर बटन ने ताली नहीं बजाई। क्या हर सच्चे कलाकार ने किसी आलोचक की चुप्पी के सामने ऐसा ही महसूस नहीं किया है? मिस्टर बटन ने अपने पाइप से राख को बाहर निकाला और खड़े होकर अपने शरीर को तान दिया, और पूरी कक्षा उठकर लेगून के किनारे चली गई, जिससे हेनरी और उसकी टोपी रेत पर हवा से नष्ट हो जाने वाली आकृति बनकर रह गए। कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्टर बटन ने अपनी पढ़ाई को एक सामान्य बात मान लिया। बच्चों की छोटी छोटी खोजों ने उनके अविश्वसनीय ज्ञान में सहायता की। ताड़ के पेड़ों और आकाश की प्यारी कविताओं के बीच ज्ञान शायद किसी भी अन्य चीज जितना ही उपयोगी था। दिन सप्ताह में बदल गए,
और सप्ताह महीनों में जहाज दिखाई नहीं दिया, एक तथ्य जिसने श्री बटन को बहुत कम परेशानी दी, और उनके आरोपों के लिए तो और भी कम, जो जहाज़ों के बारे में चिंता करने के लिए बहुत व्यस्त और खुश थे। बरसात का मौसम तेजी से आया, और बरसात का मौसम शब्द सुनते ही आपके मन में मैनचेस्टर के बरसाती दिन की कल्पना नहीं आती। यहाँ बारिश का मौसम काफी जीवंत होता था। मूसलाधार बारिश के बाद धूप, इंद्रधनुष, आसमान में बारिश के बादल और धरती पर उगने वाली हर तरह की चीजों की मनमोहक खुशबू। बारिश के बाद बूढ़े नाविक ने कहा कि अगली बारिश आने से पहले वह बांस का घर बना लेगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले वे द्वीप से चले जाएं। हालांकि उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक चित्र बनाऊंगा कि जब ये बन जाएगा तो कैसा दिखेगा, और रेत पर उसने इस तरह की एक आकृति बनाई। इस तरह इमारत का नक्शा बनाने के बाद वह कोको के ताड़ के पेड़ के सहारे पीठ के बल लेट गया और अपना पाइप सुलगा लिया। लेकिन उसने डिक के बिना ही सब कुछ समझ लिया था। लड़के को घर में रहने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे एक घर बनते हुए देखने और उसे बनाने में मदद करने की तीव्र इच्छा थी। अमेरिकी प्रकृति के बहुरूपी आधार का हिस्सा जो सरलता है, वह जागृत हुई। यदि आप उन्हें इस तरह से बांधेंगे तो आप उन्हें फिसलने से कैसे रोकेंगे? उन्होंने पूछा, जब पेरी ने अपनी विधि के बारे में विस्तार से बताया। किस फिसलन से? बेनते एक दूसरे से। जब आप इन्हें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस पर लगा देते हैं, तो आप क्रॉस पीस में एक कील ठोक देते हैं और सबके ऊपर एक रस्सी बांध देते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई नाखून है, पैडी? नहीं, मिस्टर बटन ने कहा, मैंने नहीं किया है। तो फिर आप घर कैसे बनाएंगे? अब मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं पाइप पीना चाहता हूँ। लेकिन उसने एक ऐसा शैतान पाल रखा था जिसे पालना मुश्किल था। सुबह, दोपहर और रात में यही कहा जाता था, पैडी, तुम घर कब शुरू करोगे? या पैडी, मुझे लगता है कि मुझे बेंतों को बिना कीर्तों के एक साथ जोड़ने का तरीका मिल गया है। जब तक कि मिस्टर बटन निराशा में एक बीव की तरह निर्माण शुरू नहीं कर देते। ऊपर के गन्ना भंडार में बहुत ज्यादा गन्ना काटा जा रहा था, और जब पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिल गया तो मिस्टर बटन ने 3 दिन तक काम बंद रखा। वे एक साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक काम करने वाला मिल गया था। युवा और सक्रिय, अथक डिक, जिसकी रचना में कोई मूल आलस्य नहीं था, आराम करने के लिए कोई पुरानी हड्डियां नहीं थीं, या धूम्रपान करने के लिए पाइप नहीं था, एक नीली बोतल की मक्खी की तरह उसके पीछे पड़ा रहा। ये व्यर्थ था कि उसने परियों और क्लोरिकाउंस के बारे में कहानियों के साथ उसे रोकने की कोशिश की। डिक एक घर बनाना चाहता था। बटन ने ऐसा नहीं किया। वह आराम करना चाहता था। उसे मछली पकड़ने या नारियल के पेड़ पर चढ़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह अपने और पेड़ के चारों ओर रस्सी बांधकर, उसमें गांठ लगाकर और चढ़ाई के दौरान उसे सहारे के रूप में इस्तेमाल करके ये सब करता था, लेकिन घर बनाना एक नीरस काम था। उसने कहा कि उसके पास कोई कील नहीं है। डिक ने जवाब में बताया कि कैसे बेंतों को नोचकर एक साथ रखा जा सकता है। और विश्वास करो, लेकिन तुम एक चतुर लड़के हो, थके हुए ने प्रशंसापूर्वक कहा, जब दूसरे ने अपनी विधि समझाई थी। तो फिर आओ, पैरी, और उन्हें मार डालो। बटन ने कहा कि उसके पास रस्सी नहीं है, उसे इस बारे में सोचना होगा कि कल या अगले दिन उसे रस्सी के बिना ये काम कैसे करना है, इसका कोई विचार मिल जाएगा। लेकिन डिक ने बताया कि भूरे रंग का कपड़ा जिसे प्रकृति ने कोको पाम के डंठलों के चारों ओर लपेटा है, अगर उसे पट्टियों में काट दिया जाए तो रस्सी के बजाय काम करेगा। तब उस बदमाश ने हार मान ली। उन्होंने इस काम में पखवाड़े भर मेहनत की और उस समय के अंत में चप्पल के किनारों पर एक खुरदरी तरह की विगवाम तैयार कर ली। जब ज्वार कम होता था तो वे अक्सर नाव में बैठकर रीफ पर जाते थे, जहां गहरे तालाब बने रहते थे और तालाबों में मछलियां पकड़ी जाती थीं। पैरी ने कहा कि अगर उनके पास भाला होता तो वे इनमें से कुछ मछलियों को भाले से मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने ताहिती में स्थानीय लोगों को बेयंट को मारते हुए देखा था। डिक ने भाले की प्रकृति के बारे में पूछताछ की और अगले दिन एक 10 फुट लंबा बेत लाया, जिसके सिरे कलम की तरह धारदार थे। जरूर, इसका क्या फायदा? मिस्टर बटन ने कहा, आप इसे मछली में डाल सकते हैं,
लेकिन वह 2 बार में ही इससे बच जाएगी। यह कांटा ही है जो उन्हें पकड़ता है। अगले दिन अथक परिश्रम करने वाले ने संशोधित बेत तैयार किया। उसने इसे सिरे से और एक तरफ से लगभग 3 फीट नीचे तक छील दिया था और एक काफी कुशल कांटा काट दिया था। ये किसी भी स्थिति में उस शाम कम ज्वार पर चट्टान के सूर्यास्त प्रकाश वाले तालाबों में एक ग्रोपा को भाले से मारने के लिए पर्याप्त था। दूसरी बार बारिश के बाद एक दिन डिक ने कहा, यहाँ कोई आलू नहीं है। हमने ये सब महीनों पहले ही खरीद लिया था, पेरी ने जवाब दिया। आलू कैसे उगते हैं? डिक ने पूछा। बढ़ते हैं, है न? क्यों, वे जमीन में उगते हैं और कहाँ उगेंगे? उन्होंने आलू बोने की प्रक्रिया समझाई, उन्हें टुकड़ों में काटना ताकि प्रत्येक टुकड़े में एक आंख हो, और इसी तरह। ऐसा करने के बाद श्री बटन ने कहा, आप बस टुकड़ों को जमीन में फेंक देते हैं, उनकी आंखें उगती हैं, हरी पत्तियां उभरती हैं, और फिर यदि आप जड़ों को खोदते हैं तो शायद 6 महीने बाद आपको जमीन में आलू के ढेर मिलेंगे जो आपके सिर जितने बड़े और छोटे होंगे। ये बच्चों के परिवार की तरह है, कुछ बड़े और कुछ छोटे, लेकिन वे जमीन में हैं और आपको बस एक फॉक लेना है और अपनी कलाई को घुमाकर उनमें से एक गमला खोदना है, जैसा कि मैंने पुराने दिनों में कई बार किया है। डिक ने पूछा, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या करें? मिस्टर बटन ने पूछा। कुछ आलू बोओ, और हमें उन्हें रोपने के लिए कुदाल कहाँ से मिली? मुझे लगता है कि हम एक कुदाल बना सकते थे, लड़के ने जवाब दिया। मैंने एक बार घर पर एक पुराने बोर्ड के टुकड़े से कुदाल बनाई थी, पिताजी ने मदद की थी। ठीक है, तुम जाओ और एक कुदाल बनाओ, दूसरे ने उत्तर दिया, जो शांत होकर सोचना चाहता था, और तुम और लाइन रेत में खुदाई कर सकते हो। एमिलिन पास ही बैठी थी और एक बेल के तने पर कुछ खूबसूरत फूलों को एक साथ जोड़ रही थी। महीनों तक सूरज और ओजोन की रोशनी ने बच्ची में काफी बदलाव ला दिया था। वह जिप्सी की तरह भूरी और छायादार हो गई थी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन दुगुनी मोटी। उसकी आंखों में वह भाव काफी हद तक खत्म हो गया था, मानो वह भविष्य और विशालता पर विचार कर रही हो, अमूर्त चीजों के रूप में नहीं, बल्कि ठोस छवियों के रूप में, और वह नींद में चलने की आदत खो चुकी थी। पहली रात जब वह खोपड़ी से बंधी थी, तो तंबू के गिरने के झटके ने उसे इससे बाहर निकाल दिया था। जीवन की नई स्वस्थ परिस्थितियों, समुद्र में स्नान और अनंत खुली हवा ने उसे इससे बाहर निकलने में मदद की। ताजी हवा से बढ़कर कोई नशा नहीं है। महीनों की अर्ध जंगली जिंदगी ने डिक की शक्ल सूरत में भी काफी बदलाव ला दिया था। जिस दिन वे उतरे थे, उस दिन की तुलना में वह 2 इंच लंबा हो गया था। झाइयाँ और सांवले रंग के कारण वह 12 साल के लड़के जैसा दिखता था। वह एक अच्छे इंसान की तरह दिखता था। वह दिखने में अच्छा बच्चा नहीं था, लेकिन वह स्वस्थ दिखता था। उसकी हंसी खुशनुमा थी और चेहरे पर एक साहसी, लगभग बेबाक भाव था। बच्चों के कपड़ों का सवाल बूढ़े नाविक के मन को परेशान करने लगा था। जलवायु अपने आप में एक सूट की तरह थी। लगभग कुछ भी न पहने हुए भी कोई ज्यादा खुश था। बेशक तापमान में बदलाव थे, लेकिन वे मामूली थे। अनंत गर्मी, मूसलाधार बारिश और कभी कभी तूफान से टूटती, यही द्वीप की जलवायु थी। फिर भी बच्चा बिना कुछ पहने नहीं घूम सकता था। उसने धारीदार फलालन का कुछ कपड़ा लिया और एमिलिन के लिए एक लहंगा बनाया। उसे रेत पर बैठे देखना मजेदार था। एमिलिन उसके सामने खड़ी थी, अपनी कमर के चारों ओर अपना कपड़ा बांधे हुए। उसे पहनाया जा रहा था। वह मुंह में पिन लिए हुए था और गृहिणी उसके बगल में कैंची, सुई और धागा लिए खड़ी थी। थोड़ा और लिफ्ट की ओर मुड़ो, वह कहता, यह आसान है। इतना स्थिर रहो मुशा। मुशा, ये कैंची कहाँ है? डिक, इस धागे के सिरे को तब तक पकड़े रहो जब तक मैं पीछे टाँके न लगा दूं। क्या यह आराम से लटक रहा है? अच्छा, और तुम ही परेशानी हो और सब कुछ। कैसा है? यह आसान है न? अपना पैर तब तक उठाओ जब तक मैं देखूं कि यह तुम्हारे घुटनों तक आता है या नहीं। अब इसे उतारो और मुझे तब तक अकेला छोड़ दो जब तक मैं इस पर टैग न लगा दूं। यह स्कट और पाल के विचार का मिश्रण था, क्योंकि इसमें रीफ पॉइंट्स की 2 पंक्तियां थीं। यह एक बहुत ही सरल विचार था, क्योंकि यदि बच्चा पैडलिंग करना चाहता था,
यह हवा के मौसम में इसे रीफ किया जा सकता था।